आरपीएम में। आरपीएम में स्टैंड्स फॉर रैंडम फेज मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो आरपीएम में वाज डेवलप्ड बाय द ऑन रैम्प वायरलेस टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू ऑयल एंड गैस एक्टर्स। ये ऑयल एंड गैस की फील्ड में जो लोग जो इंडस्ट्रीज काम करती हैं उनके लिए डेवलप किया गया था। 2008 में इसको डेवलप किया गया। सितंबर 2015 में इट वाज रीनेम्ड इग्नियस एंड द टारगेटेड टू एक्सटेंड इट्स टेक्नोलॉजी टू द आईओटी एंड M2M मार्केट। उसके बाद इसका टारगेट बना 2015 में कि इसको M2M के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो ही चुकी थी और उसका जो कंसेप्ट था उस टाइम किस चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हुई थी और अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ हुई थी। लेकिन 2015 में जब आईओटी को डेवलप होते देखा कि आईओटी डेवलप हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव बदल दिया कि अब आईओटी में हम इसको यूज़ करेंगे या M2M में यूज़ करेंगे। आरपीएम में वाज द इम्प्लीमेंटेड इन मैनी प्लेसेस, ऑस्टिन, डैलस, और उसके बाद क्या है ऑस्टिन और मीन्स मैनी प्लेसेस। ठीक है, 2016 में। और आरपीएम में विल बी इनवेडेड इन मैनी अदर कंट्रीज। ये डिफरेंट जगह पे और भी ये इंस्टॉल हुआ। INGENU, ठीक है, आरपीएम में ओवरव्यू। INGENU है क्या, ये देखिए। अब ये कंपनी है जिसने आरपीएम को डेवलप किया था। ठीक है, तो रैंडम फेज मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, लो पावर वाइड एरिया चैनल एक्सेस मेथड वाज यूज्ड और एक्सक्लूसिवली फॉर द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेट कर देते। तो RMA uses 2.4 GHz band, offers extreme coverage और high capacity, allow handover, channel change और excellent link capacity। लिंक कैपेसिटी अच्छी है इसकी। और उसके बाद है आरपीएमए का ओवरव्यू क्या है। आरपीएमए इज ए डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम, DSSS के ऊपर डिपेंड करता है। और कन्वोल्यूशन चैनल कोडिंग, गोल्ड कोड्स फॉर स्प्रेडिंग के लिए। देखो, जो DSSS है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस का ही एक पार्ट है, तो उसमें उसी का यूज़ किया है इसने, DSSS का। और 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ और यूजिंग TD, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग फ्रेम विद द पावर कंट्रोल, क्लोज लूप पावर कंट्रोल और ओपन लूप पावर कंट्रोल। क्लोज लूप पावर कंट्रोल क्या है इसके अंदर देखिए, द एक्सेस पॉइंट बेस स्टेशन मेजर्स द अपलिंक रिसीव्ड पावर एंड द periodically sends a 1 bit indication for the end point to turn up the transmit power or turn down power। 1 और 0 के इसके हैं, उसको फॉलो करता है। ओपन लूप के अंदर जाएंगे तो द एंड पॉइंट मेजर्स द डाउन लिंक रिसीव्ड पावर एंड यूजेस दैट टू डिटरमाइन द अपलिंक ट्रांसमिट पावर विदाउट एनी एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट टू बेस स्टेशन। अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें क्लोज लूप पावर कंट्रोल में कंट्रोल कौन कर रहा है, इसमें बेस स्टेशन कंट्रोल कर रहा है, या एक्सेस पॉइंट आप कह सकते हो, वो कंट्रोल कर रहा है एंड डिवाइस को, एंड डिवाइस की पावर ट्रांसमिशन को। तो ये क्या करता है, जब बेस स्टेशन है जो सिग्नल वहां से अपलिंक में रिसीव हो रहा है उसको चेक करेगा उसकी पावर कितनी है। यदि उसकी पावर प्रॉपर नहीं रिसीव हो रही तो क्या करेगा कि वो टर्न अप या टर्न डाउन मीन्स या तो वो पावर उसकी बढ़ाने के लिए बोलेगा टर्न अप ट्रांसमिट पावर, तो वो 1 बिट को इंडिकेशन बिट भेजेगा 1 कि मीन्स अपनी पावर बढ़ाओ। ठीक है, और यदि पावर ज़्यादा रिसीव हो रही है तो उसको टर्न डाउन पावर बोलेगा कि पावर को कम करो। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ओपन लूप के अंदर क्या होगा
कि इसके अंदर जो डिसाइड करेगा कि कितनी पावर पर ट्रांसमिशन करना है, डिवाइस को कितनी पावर पर ट्रांसमिशन करना है या एंड पॉइंट को कितने पावर पर ट्रांसमिट करना है, वो डिसीजन एंड पॉइंट ही लेगा। वो डिसीजन एंड पॉइंट इस तरीके से लेगा कि वो जो जहाँ से बेस स्टेशन से जो सिग्नल डाउनलिंक में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से चेक किया जाएगा, वहाँ से वो एंड पॉइंट चेक करेगा मेरे पास जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है। पावर ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन होगा, इट पावर ज़्यादा आ रही है इट मीन्स क्या है, डिस्टेंस कम है। ध्यान रखना, पावर ज़्यादा आ रही है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कम है या पाथ क्लियर है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है बीच में। तो जो ट्रांसमिशन करेगा एंड पॉइंट, वो क्या करेगा, लो पावर पे करेगा। और यदि पावर कम आ रही है इट मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है या पाथ क्लियर नहीं है, ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है, हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ट्रांसमिशन हाई पावर पे करेगा वो, सो दैट द सिग्नल में बी रिसीव्ड टू द बाय द बेस स्टेशन। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, ये समझ आ गई ये दोनों चीज़। जो क्लोज लूप पावर कंट्रोल के अंदर कंट्रोलिंग जो डिसीजन होता है वो कौन लेगा, वो वहाँ लेगा जो बेस स्टेशन है वो। ठीक है, अपलिंक पावर के ऊपर, अपलिंक जितनी पावर अपलिंक के ऊपर रिसीव हो रही है उसके बेस पर। और जो ओपन लूप के अंदर है वहाँ डिसीजन कौन लेगा, वहाँ डाउनलिंक सिग्नल के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। और वो डिसीजन कौन लेगा, दैट विल डिसीजन विल बी टेकन बाय द एंड पॉइंट, जो एंड डिवाइसेस है उसके थ्रू लिया जाएगा, उसके बाय दैट लिया जाएगा। स्पेसिफिकेशंस ऑफ आरपीएमए सॉल्यूशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, टाइम फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, अपलिंक पावर कंट्रोल। अपलिंक पावर कंट्रोल की बात करते हैं, इसके अंदर अपलिंक पावर कंट्रोल के अंदर देखिए आपकी ये, इफ़ देयर इज एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एंड पॉइंट ट्रांसमिट पावर by a factor of 50,000 greater than 50,000 and mitigates the near far effect। क्या होगा, creating a tightly power control system in free spectrum and presence of interference। यदि कोई इंटरफेरेंस है तो उससे क्या होगा कि आपका सिग्नल लॉस होता है, इंटरफेरेंस से सिग्नल लॉस होता है। तो उसमें आप क्या है कि उसका जो पावर कंट्रोल वो किया जा सकता है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे आप अपलिंक कंट्रोल और डाउनलिंक कंट्रोल में कैसे आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। और फ्रेम स्ट्रक्चर इज टू अलाउ कंटिन्यूस चैनल ट्रैकिंग। ठीक है, जो फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली चैनल को ट्रैक कर होता रहेगा उसके उसके बेस पर। और अडेप्टिव स्प्रेडिंग फैक्टर, स्प्रेडिंग फैक्टर अडेप्टिव होगा, मीन्स दैट विल डिपेंड ऑन द अपलिंक टू ऑप्टिमाइज बैटरी कंजम्पशन। ठीक है, अपलिंक के अंदर स्प्रेडिंग फैक्टर क्या हो, अपलिंक मीन्स जो डिवाइस से ट्रांसमिट होगा उसमें स्प्रेडिंग फैक्टर क्या यूज़ होगा, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द कितना डिस्टेंस पर ट्रांसमिशन करना है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आप स्प्रेडिंग फैक्टर वेरी करते हैं, स्प्रेडिंग फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि आप कितना दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे स्प्रेडिंग फैक्टर यदि आप ज़्यादा रखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, स्प्रेडिंग लेकिन थ्रोपुट कम हो जाएगी। स्प्रेडिंग फैक्टर कम रखोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम कवर होगा, लेकिन साथ में क्या है कि डिस्टेंस कम कवर होगा लेकिन थ्रोपुट इंक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन इन सब चीज़ों का इफेक्ट उस चीज़ के ऊपर भी पड़ता है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो वी हैव टू सेव द पावर ऑल्सो, पावर भी आपको बचानी है। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस यदि कम है तो आप स्प्रेडिंग फैक्टर कम रखिए। ठीक है, डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो स्प्रेडिंग फैक्टर ज़्यादा रखिए, क्योंकि यू हैव टू सेव द पावर ऑल्सो। तो अडेप्टिव अपने आप ही, क्योंकि आफ्टर एवरी स्टेप, एवरी ट्रांसमिशन उसको ये पता लग जाएगा, दैट विल कम टू नो कि
पावर कितनी रिसीव हो रही है उसके बेस पर ही वो अपना स्प्रेडिंग फैक्टर सेट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा उससे कि डिस्टेंस कितना है। हैंड ओवर configurable gold codes per access point to eliminate the ambiguity of the link communication। गोल्ड कोड हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर हम 3 का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कंसेप्ट आपने वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि हम कितने डिस्टेंस के बाद फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करें। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ उतने डिस्टेंस के बाद किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ होता क्या है, पहले ये देखिए कि जितने डिस्टेंस के बाद हम सेम फ्रीक्वेंसी दोबारा यूज़ करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ बोलते हैं, कि हम सेम फ्रीक्वेंसी दोबारा कहाँ यूज़ कर पाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा लिमिटेड होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मोबाइल कम्युनिकेशन में भी ये चीज़ यूज़ होती है। तो सेम फ्रीक्वेंसीज आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कि वहाँ उसका इंटरफेरेंस ना हो तब दोबारा आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये नहीं पढ़ा है। उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड स्कैन विद हैंड ओवर टू अलाउ द कंटिन्यूस सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एक्सेस पॉइंट। स्पेसिफिकेशंस ऑफ आरपीएम में डाउनलिंक डाटा रेट ऑप्टिमाइजेशन, वेरी हाई डाउनलिंक कैपेसिटी बाय द यूज ऑफ अडप्टिव डाउनलिंक स्प्रेडिंग फैक्टर। ठीक है, डाउनलिंक अपलिंक और डाउनलिंक की जब हम बात करते हैं, डाउनलिंक किसको बोलते हैं, बेस स्टेशन से डिवाइस की तरफ जब होता है, तो डाउनलिंक कैपेसिटी बहुत हाई है। क्यों? क्यों? अडप्टिव डाउनलिंक स्प्रेडिंग फैक्टर हम यूज़ करते हैं। और वो चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, डिस्टेंस का आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने डिस्टेंस के ऊपर डिवाइस है। ओपन लूप फॉरवर्ड एरर करेक्शन बाय एक्सट्रीमली रिलायबल फर्मवेयर डाउनलोड। और ओपन लूप फॉरवर्ड एरर करेक्शन के इसमें फर्मवेयर यूज़ किया जाता है, उससे आप कर सकते हैं। ओपन लूप फॉरवर्ड एरर करेक्शन टू ऑप्टिमाइज ARQ signaling only needs to indicate completion, not which particular PDU are lost। ARQ होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, RPM में रैंडम मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क, इसके अंदर देखिए कैसे इसका वर्क है। स्लॉट बिगिनिंग और स्लॉट एंड, यहाँ से कैसे कम्युनिकेशन चलता है। PDU फॉर द नोड N2। ठीक है, PDU फॉर द नोड N2, और ये N1 N2 और N3 ये तीनों से कम्युनिकेशन के लिए है। PDU मीन्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो यहाँ जितने भी डिवाइसेस होंगे उनके लिए यहाँ डिफरेंट स्लॉट्स यूज होंगे। रैंडम मल्टीपल एक्सेस इज परफॉर्म्ड बाय डिलेइंग द सिग्नल टू ट्रांसमिट एट ईच एंड डिवाइस, और सपोर्ट अप टू 1000 एंड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। 1000 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है। फॉर द अपलिंक और द डाउनलिंक ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन ए यूनिक गोल्ड कोड इज यूज्ड। ठीक है, एक स्पेशल कोड यूज होगा। मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ कोडिंग यूज़ होती है, जहाँ आप मॉड्यूलेशन के लिए कोड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप सेम फ्रीक्वेंसी भी आगे यूज़ कर लोगे तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर यूनिकास्ट डाउनलिंक ट्रांसमिशन द गोल्ड इट डजेंट मीन कि वो गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड कोड इज द नेम फॉर द कोड is built with the end device ID such that no other end device is able to decode the data। ये जब हमने शूडो साइफर कोड्स की बात की तब भी यही है। शूडो कोड है, जितने भी कोड्स हैं जिससे आप मॉड्यूलेशन करोगे, डीमॉड्यूलेशन भी उसी से होगी। यदि वो सेम कोड नहीं है रिसीविंग एंड के पास, तो दैट कैन नॉट बी डिकोडेड, उसको डिकोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद है आरपीएम में आर्किटेक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर वही है जो हमने पीछे 2 के लिए पढ़ा था। ठीक है, लोरा वैन के लिए भी पढ़ा था हमने, और उसके बाद भी ये पढ़ा सिगफॉक्स के लिए भी सेम ही था। तो यहाँ भी सेम ही है कि यदि विद इन द
आरपीएम में जो गेटवे है उसके अंदर हो रहा है ट्रांसमिशन, तो क्या होगा कि दैट विल बी डायरेक्टली, और यदि इंटर गेटवे हो रहा है तो इट विल बी थ्रू द क्लाउड सर्वर के थ्रू होगा। पे लोड है 16 बिट्स, वन एंड पॉइंट से लेके 1600 बाइट्स, 16 बाइट्स से 1600 बाइट्स फॉर द 1000 एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट है तो 16 बिट्स, और यदि 1000 एंड पॉइंट्स है 1600 बाइट्स, ठीक है। और AES एनक्रिप्शन इसके अंदर यूज़ होगा, एनक्रिप्टेड डाटा होगा, जैसे सिगफॉक्स के अंदर एनक्रिप्टेड नहीं था तो यहाँ एनक्रिप्टेड होगा, उससे कंपेयर करें तो। अपलिंक सब स्लॉट स्ट्रक्चर क्या है? अपलिंक का स्ट्रक्चर, ये अपलिंक का इसने डिफरेंट स्लॉट्स दे रखे हैं कि क्या स्लॉट्स यूज़ होंगे, ठीक है। देखिए स्प्रेडिंग फैक्टर यदि 8192 है तो सब स्लॉट ये है, एक ही सब स्लॉट यूज़ होगा, एक ही स्लॉट इस फ्रीक्वेंसी में यूज़ होगा, आप कह सकते हैं। स्प्रेडिंग फैक्टर यदि 4096 है तो सब स्लॉट 2 होंगे, ठीक है। और यदि आप देखिए स्प्रेडिंग फैक्टर आप डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ सब स्लॉट इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, सब स्लॉट इंक्रीज होते जा रहे हैं। चूज स्प्रेडिंग फैक्टर फ्रॉम 512 टू 8192, रेंडमली सिलेक्ट द सब स्लॉट। जब आप 8192 करेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, फिर तो एक ही सब स्लॉट है। और रेंडमली सिलेक्ट डिले टू एड द सब स्लॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 2048 चिप्स। हाउ एंड पॉइंट कैन ट्रांसफर डाटा, एंड पॉइंट कैसे डाटा ट्रांसफर करता है? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, हाउ ऑफन द एंड पॉइंट विल कम्युनिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद क्या है कि असाइंड ए बिट ऑन द BCH चैनल, एनेबल टू सेंड और नंबर, ये यहाँ एक्सेस पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ। एक्सेस पॉइंट मीन्स बेस स्टेशन आप बोल सकते हैं। सेंड द मैसेज, ये मैसेज सेंड करेगा। पे लोड 16 बाइट्स बताया था मैंने। और एक्सेस पॉइंट एक्नोलेज, यहाँ एक्नोलेजमेंट होगा कि रिसीव होगा या नॉट ओके और सेंड अगेन, इस टाइप में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ये इस टाइप के कम्युनिकेशन आप फ्रोज़न बुक है, फ्रोज़न बुक के अंदर थोड़ा आपको डाटा कम्युनिकेशन का बेसिक आप पढ़ोगे। फ्रोज़न इज़ अ बेस्ट बुक फॉर द डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। यदि आप वो चीज़ पढ़ लोगे तो यहाँ आपको अच्छा कंसेप्ट बेटर क्लियर होंगे। RPMA के अंदर सिक्योरिटी क्या है? मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, यूज़ ऑफ पावरफुल एनक्रिप्शन। पावरफुल एनक्रिप्शन यूज़ होता है जहाँ आपके प्राइवेट मैसेजेस होते हैं डिवाइसेस के, जो ये है कि दोज मैसेज शुड नॉट बी हैक्ड, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। और डिवाइस अनोनिमिटी, उसके बाद है मैसेज इंटीग्रिटी, वन रिप्ले प्रोडक्शन, और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक फर्मवेयर अपग्रेड्स, ऑथेंटिक अपग्रेड्स अवेलेबल हैं, सिक्योर मल्टीकास्ट। RPMA करंट एंड फ्यूचर प्रेजेंस, करंट और फ्यूचर क्या है, एट प्रेजेंट क्या हो और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। हैवी प्रेजेंस इन टेक्सास with the network in Dallas, Austin, San Antonio, Houston and large white space areas, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस कंपनी इग्नियो ऑफर द कनेक्टिविटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टेक्सास स्टेट पॉपुलेशन, और 3 densely populated Texas markets are served by the only 27 RPMA access point। 27 RPMA access point का यूज़ करके जो टेक्सास मार्केट है, जो 3 डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट्स हैं, सिर्फ 27 RPMA का यूज़ करके उन्हें कवर किया गया है। RPMA करंटली प्रोवाइड मोर देन 100,000 स्क्वायर माइल्स। और उसके बाद क्या है, IGNO will be expanding this coverage to dozens of cities in the next few years।
RPM इज करंट एंड फ्यूचर प्रेजेंस। करंट ये है, कहाँ कहाँ है, कवरेज रोल आउट, और उसके बाद कवरेज रोल आउट Q4 2016 में 17 में। अब अदर टेक्नोलॉजी कौन सी है? एनोशन है। ये जो टेक्नोलॉजी थी वो जो बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं, और ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये टेक्नोलॉजी है, दिस इज बेस्ड ऑन द मिनिएचराइज्ड पावर कन्वर्टर्स और अल्ट्रा लो पावर रेडियो टेक्नोलॉजी, लो पावर यूज़ करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 868 मेगाहर्ट्ज फॉर यूरोप एंड 315 फॉर द USA। पावर फ्रॉम प्रेजेंस प्रेशर ऑन ए स्विच और बाय द फोटोवोल्टाइक सेल। पावर कहाँ से जनरेट हो रही है? या तो हम पीजो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट का यूज़ करेंगे या फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ करेंगे। दीज पावर सोर्सेज आर सफिशिएंट टू पावर ईच मॉड्यूल टू ट्रांसमिट द वायरलेस एंड बैटरी फ्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इसमें जनरली फोटोवोल्टाइक सेल यूज़ हो रहे हैं या मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं इसमें। एन ओशन अलायंस इन 2014 मोर देन 300 इसके मेंबर्स हैं। एन ओशन का आर्किटेक्चर क्या है? स्मार्ट नोड, स्मार्ट नोड है इसमें, जैसे स्मार्ट नोड लगा दिया इसमें, तो एक्टर्स, सेंसर्स, स्विचेस, और ये यहाँ पर कस्टमर एप्लीकेशन है, क्लाउड, क्लाउड के बाद यहाँ बिल्डिंग सिनेरियो। तो इस तरीके से क्या है कि दीज आर एंड नोड्स, और ये बिल्डिंग के अंदर जो यूज़ हो रहा है, स्मार्ट नोड यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक एनोशन है, ये एक एनोशन है, ये एक एनोशन है, आप ये कह सकते हो। तो इस इसका इसके साथ कम्युनिकेशन क्लाउड के थ्रू होगा, इसका इसके साथ कम्युनिकेशन, इनके साथ कम्युनिकेशन क्लाउड के साथ होगा, क्लाउड का यूज़ करके होगा। जैसे पहले हमने पढ़ा है, सभी के अंदर पढ़ा है, सेम इसके अंदर भी है कि यदि विद इन दिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो वैसे ही हो जाएगा, थ्रू द गेटवे हो जाएगा, और यदि इसके बाहर हो रहा है तो वो क्लाउड के थ्रू होगा। सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जेड वेव है, लो पावर रेडियो प्रोटोकॉल है, होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, लो थ्रोपुट है 9 एंड 14 kbps। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ हमें थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा थ्रोपुट की ज़रूरत नहीं होती। बैटरी ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी रहेगी 868 और 908। रेंज 15 मीटर है, आउटडोर में ज़्यादा हो सकती है और इंडोर में कम। मैश आर्किटेक्चर पॉसिबल टू इंक्रीज द कवरेज। एक्सेस मेथड टाइप CSM में CA। ठीक है, और जेड वेव अलायंस मोर देन 100 मैन्युफैक्चरर्स आर अवेलेबल इन दिस। होम कंट्रोल सर्विसेज क्या है? होम कंट्रोल है, रिमोट होम मैनेजमेंट मॉनिटरिंग है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया जिसमें आपका CCTV वगैरह आते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, आपके गैजेट्स हो गए, होम एंटरटेनमेंट कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं। हमने इतने सारे ये पढ़े हैं अब तक, उसमें फिक्स एंड शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, इस चीज़ों की हमें बात किया। ये नॉन स्टैंडर्ड हम कवर कर चुके हैं। अब 3GPP स्टैंडर्ड की बात, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोटोकॉल की स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज जो हैं उनकी बात करते हैं। इसमें LTE, M और नैरो बैंड IoT और एक्सटेंडेड इसका एक्सटेंडेड कवरेज GSM
और उसके बाद है 5G एंड IoT। 5G एंड IoT के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगा, उसके अंदर बहुत कुछ 5G में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका IoT के साथ क्या लिंक है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में ही हम इसको करेंगे। रिलीज 13 GPP evolution to address the IoT market। रिलीज 13, देखिए इसके आप कह सकते हो इसके क्या है, ये वर्जन्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं, अपग्रेडेड वर्जन्स आते हैं, जैसे एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, एंड्रॉयड का एक वर्जन आया, फिर उसके बाद उसके एडवांस वर्जन, फिर उससे एडवांस वर्जन, इस तरीके से दीज आर ऑल्सो द वर्जन्स ऑफ 3GPP। उसके अंदर EMTC है, LT एनहांसमेंट फॉर द MTC। MTC तो आप पढ़ चुके हैं, MTC क्या होता है, दैट इज़ द सिनोनिम टर्म फॉर द M2M based on the release 12। और NB-IoT, न्यू रेडियो नैरो बैंड, न्यू रेडियो एडिड टू द LTE प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज फॉर द लो एंड ऑफ द मार्केट। EC GSM, एक्सटेंडेड कवरेज GSM और IoT, उसका क्या मीन्स GSM का भी हम IoT के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो GSM का एक्सटेंडेड कवरेज के अंदर क्या है, EGPRS, पुराना कंसेप्ट है GPRS का, एनहांसमेंट इन द कम्बिनेशन विद द PSM टू मेक GSM मार्केट्स प्रिपेयर्ड फॉर द IoT। जहाँ टेक्नोलॉजी अभी पुरानी चल रही है, ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, एज टेक्नोलॉजी चल रही है, या आप कह सकते हैं कि GPRS टेक्नोलॉजी चल रही है, वहाँ भी आप IoT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी ये ऑप्शन है कि IoT को इम्प्लीमेंट कर लें। रिलीज 14 EMTC एनहांसमेंट्स। EMTC मीन्स एक्सटेंडेड मशीन टाइप कम्युनिकेशन, तो उसकी बात कर रहे हैं, रिलीज 14 में बात कर रहे हैं। मेन फीचर्स क्या है रिलीज 14 के, सपोर्ट फॉर द पोजिशनिंग, उसके बाद क्या है, सपोर्ट फॉर द मल्टीकास्ट, उसके बाद मोबिलिटी फॉर द इंटर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स, हाई डाटा रेट्स, स्पेसिफाई हार्ड एक्नॉलेज बिल्डिंग इन CE मोड A इन HDFDD। CE मोड A इसमें यूज़ होता है। और लार्ज मैक्सिमम TBS, ये TBS की फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ। और मैक्सिमम इसके जो TBS है, और लार्ज मैक्सिमम PDCH और PUCH चैनल बैंडविड्थ इन कनेक्टेड मोड, एटलीस्ट इन CE मोड। मोड्स हैं ये, डिफरेंट मोड्स हैं। CE मोड A इन ऑर्डर टू द एनहांस सपोर्ट वॉइस एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग अप टू 10 DLHARQ प्रोसेस इन CE मोड A in FD-FDD, FD-FDD frequency division duplexing। DL means downlink। सपोर्ट फॉर VoLTE, VoLTE टेक्नोलॉजी आजकल देख रहे हैं ना आप, जियो के अंदर VoLTE टेक्नोलॉजी आ रही है। मेन EMTC, NB IoT एंड ECGSM IoT फीचर्स में एक टेबल के अंदर ये लिस्ट करके दिए गए हैं। EMTC के अंदर क्या है, NB के अंदर क्या है, और इसके अंदर क्या है। कवरेज 155.7 dB और 164 ये है, और 164। और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, अपलिंक अपलिंक कैसा है, डाउनलिंक कैसा है, ठीक है, ये सब इसमें दिखाया गया। बैंडविड्थ क्या है 1.08 मेगाहर्ट्ज़, पीक रेट क्या है 1 Mbps, और यहाँ डाउनलिंक के लिए अलग है, अपलिंक के लिए डिफरेंट है, और डुप्लेक्सिंग अवेलेबल है या नहीं है, और यहाँ पावर सेविंग, पावर से रिलेटेड है, और नेक्स्ट है पावर क्लास, किस क्लास में आता है, सेलुलर IoT और LP WAN, ठीक है।
इसको कंपेयर किया गया है यहाँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कंपेयर किया है यहाँ। तो इसका कंपैरिजन आप ये देख लेना, लेटेंसी और मोबिलिटी, पोजीशनिंग, वॉइस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ दी